तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, यू मस्ट बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो अपना डिस्कशन जारी रखते हैं और देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था पिछला वीडियो आपने देख लिया, खूब अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली, अब आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। अब एक और करते हैं, पीनियल ग्लैंड के बारे में करते हैं। तो देखिए 22.2.3 यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। ये ग्लैंड है पीनियल। ये पीनियल ग्लैंड क्रेनियम के अंदर है, ब्रेन के टिश्यू में प्रेजेंट है पीनियल। पहली बात तो ये समझिए। और देखिए इसका जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम देखिए बड़े ध्यान से, दिस इज मेलाटोनिन। ये मेलानिन नहीं है बेटे, ये मेलाटोनिन है। कई बारी बच्चे गलती करते हैं मेलाटोनिन और मेलानिन में, तो ये याद रखिए मेलाटोनिन। और ये बना है एक अमीनो एसिड से, इसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन देखिए, जब लाइट कम होगी तो पीनियल स्टिमुलेट होगा। बड़े ध्यान से समझते जाइए। पीनियल स्टिमुलेट होगा तो ये मेलाटोनिन सिक्रीट करेगा और मेलाटोनिन की वजह से स्लीप आती है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। इसीलिए ये जो एलईडी लाइट्स हैं, इनकी वजह से एक प्रॉब्लम आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत यंग बच्चों में भी इंसोम्निया या नींद की प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है, क्योंकि ये एलईडी लाइट्स आपके पीनियल को पता नहीं लगने देती कि अंधेरा हो गया है। तो जिस टाइम स्लीप हाइजीन के बारे में समझिए, एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद आपको आनी चाहिए, तभी आपका जो है आउटपुट बहुत अच्छा होगा। और नॉर्मल टाइम पर ही नींद आनी चाहिए, दैट इज द राइट टाइम। रात का जो टाइम है वो सोने के लिए ही है, तभी आप सुबह जल्दी उठ के अच्छा पढ़ सकते हैं। देखिए अब आप बड़े ध्यान से समझिए। मैंने कहा लाइट कम होगी तो पीनियल स्टिमुलेट होगा, क्या रिलीज करेगा? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन से क्या होगी? स्लीप इंड्यूस होगी। इसके अलावा इसके और फंक्शंस देखिए मेलाटोनिन और पीनियल ग्लैंड के। तो पहला फंक्शन आपसे पूछेंगे, जनरली जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट लाइकली ये आएगा कि बॉडी की जो सिरकैडियन रिदम है, सिरकैडियन रिदम, शब्द आ सकता है डायर्नल रिदम, शब्द आ सकता है स्लीप वेकफुलनेस साइकिल, शब्द आ सकता है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आपके ये जो फंक्शंस हैं, भूख लगने के टाइम पर ही भूख लगती है, नींद लगने के टाइम पर ही नींद आती है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक घड़ी चल रही है। इसको कौन मेंटेन करता है? पीनियल। इसके अलावा पीनियल WBC पर असर करता है, खास तौर पे ये इस हार्मोन की बात कर रहा हूं मैं। मेलाटोनिन WBCs के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इट हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये पिगमेंटेशन पर भी असर डालता है, ये असर डालता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर भी, और ये साथ में असर डालता है, बड़े ध्यान से बात समझिएगा, ये साथ में असर डालता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे और फर्टिलिटी पे। सो ये बात याद रखिएगा। और कुछ एनिमल्स में पीनियल रिस्पॉन्सिबल है सीजनल फर्टिलिटी के लिए। ये ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन बीइंग्स में सीजनल फर्टिलिटी नहीं होती। तो जिस टाइम पर दिन छोटे और रात लंबी है, उस टाइम पर पीनियल ज़्यादा मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, जो कि गोनाडोट्रोपिन्स को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम होती है। दोबारा समझिए, मैंने आपसे कहा कि दिन छोटे हैं, रात लंबी है, उस टाइम पर पीनियल, इस तरह के एनिमल्स की बात कर रहा हूँ जिनमें सीजनल फर्टिलिटी होती है, वो रिलीज़ करता है मेलाटोनिन, जो गोनाडोट्रोपिन के फंक्शन को रिड्यूस करता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं पीनियल पे। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पीनियल कैल्सीफाइज विद एज। तो एज के साथ में क्या होती है पीनियल में? कैल्सीफिकेशन। इसीलिए एक्सरे में दिख जाएगा। इसे आप कई बारी ब्रेन सैंड भी कहते हैं। So that is the reason why pineal is sometimes called as brain sand. So these are the questions that are likely to come from the pineal gland. तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला ग्लैंड जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज थायराइड। तो अब हम देखते हैं कि थायराइड से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, फिर बड़े ध्यान से देखिए। नाउ वी आर लुकिंग एट, अभी हमने जो एक क्वेश्चन कर लिया है, पीनियल कर लिया है, और अब हम क्या कर रहे हैं 22.2.4 थायराइड, और हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखिए
थायराइड नेक में लैरिंग्स के आगे प्रेजेंट है, इसमें 2 लोब्स होते हैं और बीच में ये टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है इसे कहते हैं इस्थमस। अब जो थायराइड है उसके अंदर भरे हुए हैं बहुत सारे फॉलिकल्स, और ये जो फॉलिकल्स हैं इनकी लाइनिंग में है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया मुझे। हमने ये कहा कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो लाइन करता है थायराइड फॉलिकल्स को, और यहाँ पर होता है ग्लाइकोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, और इस थायरोग्लोबुलिन में होता है बहुत सारा टायरोसिन अमीनो एसिड, और इस टायरोसिन, देखिए ध्यान से, टायरोसिन और आयोडीन को जोड़ करके बनाए जाते हैं आइडोथायरोनीन्स। ध्यान दीजिए इस शब्द को, क्या बनाए जाते हैं? आइडोथायरोनीन्स। देखिए मैंने क्या कहा, 2 लोब्स हैं, बीच में इस्थमस है, भरे हुए क्या है? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन में एक अमीनो एसिड है, क्या नाम है? टायरोसिन, और टायरोसिन और आयोडीन को जोड़ के बनते हैं आइडोथायरोनीन। अगर ट्राई आइडोथायरोनीन बनेगा, ट्राई, तो इसे T3 कहते हैं, और टेट्रा बनेगा तो T4 कहते हैं, और T4 को आप थायरॉक्सिन कहते हैं। सो ध्यान दीजिए, तो हमने ये कहा आइडोथायरोनीन 2 हैं, ट्राई आइडोथायरोनीन, टेट्रा आइडोथायरोनीन। टेट्रा आइडोथायरोनीन को आप थायरॉक्सिन भी कहते हैं। अब जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है, देखिए यहां पर कुछ पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं, इनको मैंने क्या कहा? पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो देखिए फॉलिकल्स के बाहर पैराफॉलिक्यूलर सेल, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि पेप्टाइड है, इसे आप कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, तो ये ब्लड कैल्शियम को कम करता है, इसीलिए एंटागोनिस्ट है पैराथायराइड हार्मोन को। ये बात याद रखिएगा। सो बेसिकली अगर आप देखें तो थायराइड 3 हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, 2 आइडोथायरोनीन्स हैं और एक पेप्टाइड है। जो आइडोथायरोनीन्स हैं वो T3 और T4 हैं, और जो पेप्टाइड है वो थायरोकैल्सिटोनिन है। थायरोकैल्सिटोनिन बिल्कुल उल्टा काम करता है, एंटागोनिस्ट है पैराथायराइड हार्मोन के। मतलब पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम बढ़ाता है, थायरोकैल्सिटोनिन घटाता है, इसका मतलब हाइपोकैल्सीमिक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। और खास तौर पे इस टाइम पर देखिए मैं थायराइड ग्लैंड की बात कर रहा हूं, तो मैं इसमें थायरोकैल्सिटोनिन भी इन्वॉल्व करूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है, आप भूले नहीं हैं कि थायरोकैल्सिटोनिन भी थायराइड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए पहला फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड हार्मोन्स का, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब आप गहरी नींद में हैं, आपके अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो आपको जिंदा रखने के लिए हो रहा है, उस मेटाबॉलिज्म को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अब देखिए दूसरी चीज, ये असर करता है ग्रोथ पर, और ग्रोथ पर इसका ज्यादा असर, मोर इफेक्ट ऑन स्केलेटल ग्रोथ, ज्यादा जो असर है वो स्केलेटल ग्रोथ पर है। तीसरा देखिए, इट अफेक्ट्स मेंटल डेवलपमेंट। तो देखिए फोर्थ, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, अभी हमने देखा था कैल्शियम रेगुलेशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा असर, सम इफेक्ट ऑन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसे आप कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस, एंड इट हैज सम इफेक्ट ऑन वाटर बैलेंस एज वेल। तो ये देखिए बड़े ध्यान से मैंने लिस्ट बना दी है थायराइड के फंक्शंस की। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को करता है, मेंटल डेवलपमेंट को, कैल्शियम को, कुछ असर आरबीसी फॉर्मेशन पर है, और कुछ असर वाटर बैलेंस पर भी इसका देखने में मिलता है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए,
दो कंडीशंस हो सकती हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाए तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो देखिए, हाइपोथायराइड और एक हो गया हाइपर थायराइड में हमने कहा कि थायराइड के सिक्रीशन बढ़ गया है, और इसमें हमने क्या कहा कि थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन घट गया है। यहां पर आपको ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट कम होगा, इसे कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। यहां पर टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होगा, मतलब 100 से ज़्यादा, और इसका मतलब 60 से कम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहां पर आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, उसको मोर स्लीप, द पर्सन विल हैव मोर स्लीप। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंसोम्निया, और यहां पर आपको इरिटेबल नेचर मिलेगा आदमी का। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेंगे मसल में ट्रेमर्स, इस तरह से हाथ के कांपने को आप ट्रेमर कहते हैं। और देखिए यहां पर कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब है इसे ठंड बहुत लगेगी। यहां पर हीट इंटॉलरेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां वेट गेन देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको जनरली वेट लॉस देखने को मिलेगा। यहां पर एक और चीज समझ लीजिए बड़े ध्यान से, कि यहां पर जैसे एक वेट गेन वेट लॉस हुआ, एपेटाइट पे ज़्यादा असर नहीं है। मान लीजिए किसी का एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी वेट गेन हो रहा है। यहाँ पर एपेटाइट कम नहीं हुआ है, अच्छा खा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पर एथीरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह की समस्या आती है। बॉडी में क्या हो सकता है, इडीमा का मतलब होता है सूजन आना, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेस इज कॉल्ड एज इडीमा। सो आप एक दो तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट से पेशेंट्स हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत लिथार्जिक भी फील करेगा, तो ये हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म है। देखिए दोनों केसेस, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो सबसे कॉमन कॉज हाइपोथायराइडिज्म का ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसे हाशीमोतोस डिजीज कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, इसको हमने क्या कहा, हाशीमोतोस डिजीज। याद रखिए आयोडीन की डेफिशिएंसी सबसे कॉमन है, उसके बाद अगर वो नहीं है तो हाशीमोतोस डिजीज किसकी वजह बनेगी, हाइपोथायराइडिज्म की। बड़ी ध्यान से बात सुनिए, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अब हम हाइपोथायराइडिज्म की स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, अगर सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है चाइल्डहुड में, देखिए अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये सारी चीजें इनमें भी मिलेंगी। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है किसमें, बच्चों में, तो हम इसे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। यहां पर आपको ड्वार्फिज्म दिखाई देगा, और ये ड्वार्फ मेंटली रिटार्डेड होगा। मैंने आपको पिट्यूटरी में बताया था कि पिट्यूटरी ड्वार्फ मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा, और इसकी स्केलेटल ग्रोथ ज्यादा कम होगी। तो अगर सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है बचपन में, बच्चों में, तो जो कंडीशन होती है उसे क्रेटिनिज्म कहते हैं, इससे ड्वार्फिज्म होती है, पिट्यूटरी ड्वार्फ। और इसमें फर्क ये है कि ये मेंटली रिटार्डेड होगा और इसकी स्केलेटल ग्रोथ ज्यादा कम होगी। अगर हम देखें सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स, अगर मैं सीवियर हाइपोथायराइडिज्म किसकी बात करूं, एडल्ट्स की बात करूं, तो इस कंडीशन को आप कहेंगे मिक्सीडीमा। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस के नाम बता रहा हूं आपको, तो क्या कहते हैं इसको, मिक्सीडीमा में द पर्सन में गो इनटू कॉमा एंड देन इनटू द फुल स्टॉप व्हिच मींस डेथ। तो इतनी बात समझ में आ गई, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट वुड बी मिक्सीडीमा। तो ये दो बातें याद रखिए, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स में होते हैं। सो नॉर्मली ऐसी कंडीशंस कम है जो फीमेल्स में ज़्यादा हो मेल्स से। दूसरा देखिए, हाइपरथायराइडिज्म में आपसे एक चीज़ पूछेंगे इस डिजीज़ के बारे में, ग्रेव्स डिजीज़।
तो ये जो ग्रेव्स डिजीज है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ग्रेव्स डिजीज में एक कंडीशन मिलती है एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोप्थेल्मोस का मतलब है प्रोट्रूडिंग बल्जिंग आई बॉल्स, तो ऐसा लगेगा आई बॉल बाहर की तरफ निकल रही है। ये कंडीशन बड़ी टिपिकली देखने को मिलती है किसमें, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में, और क्या कहते हैं इसे, ग्रेव्स डिजीज। अब देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हाइपोथायराइडिज्म में डिफ्यूज एनलार्जमेंट होगा थायराइड ग्लैंड का, और उसे हम कहते हैं ट्रू गॉइटर। तो यहां पर जो आपको गॉइटर दिखाई देगा उसे आपने क्या कहा, ट्रू गॉइटर। गॉइटर का मतलब है थायराइड का साइज बढ़ना, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज होना, इसे आप क्या कहते हैं, ट्रू गॉइटर। ऐसा नहीं है कि यहां पर एनलार्जमेंट नहीं होता, यहां पर नोड्यूलर टॉक्सिक गॉइटर होता है। तो देखिए यहां पर डिफ्यूज नहीं होगा, पूरा ग्लैंड नहीं बढ़ेगा, उसके ऊपर नोड्यूल्स आ जाएंगे, इसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक गॉइटर। इसीलिए मैंने ये लास्ट में लिखा है, बड़े ध्यान से देखिए। तो फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्रेटिनिज्म, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन चाइल्डहुड, मिक्सिडीमा, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट, और मैं आपको बता रहा हूं कि हाइपरथायराइडिज्म एडल्ट में खास तौर पे अगर आप देखें तो ग्रेव्स डिजीज। याद रखिएगा ग्रेव्स डिजीज में कौन सा गॉइटर होता है, टॉक्सिक गॉइटर। एक चीज और यहां से आपको पूछनी पड़े, यहां पर आपको बतानी पड़ेगी, वो ये है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है, अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो तय है कि हाइपोथायराइडिज्म होगा। और अगर ये काम बचपन में हो गया, या फीमेल अगर प्रेग्नेंट है उसको हाइपोथायराइडिज्म या आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इससे जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें बड़े ध्यान से देखिए, देयर वुड बी ग्रोथ रिटार्डेशन। तो बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन। दूसरा अब आप समझ सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। तीसरी चीज आप समझ सकते हैं डेफ म्यूटिज्म। डेफ म्यूटिज्म मूक बधिर बच्चे को कहते हैं, बच्चा सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, इस तरह की कंडीशन को आप डेफ म्यूटिज्म कहते हैं। फीमेल में हुआ है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एबॉर्शंस, increased risk of abortions, increased risk of stillbirth। stillbirth का मतलब होता है बच्चा मरा हुआ पैदा होना। तो ये सारी की सारी कंडीशंस देखिए आपको किस में दिख रही हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी में। फिर यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस देयर वुड बी ट्रू गॉइटर एज वेल। इसीलिए आयोडीन की डेफिशिएंसी से बचने के लिए एक कॉमन फूड आइटम को फोर्टिफाई किया जाता है। तो देखिए एडल्टरेशन का मतलब होता है गलत नीयत से मिलावट, ये आप कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। और आप सोडियम आयोडाइड मिक्स करते हैं सोडियम क्लोराइड में, कॉमन सॉल्ट में, और इसे आप कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो ये आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। और देखिए हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट है कि थायरॉक्सिन दे दीजिए, HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको कहा जाता है। सो मुझे उम्मीद है अब ये अगर आप पढ़ेंगे अपनी NCERT में तो ये थायराइड ग्लैंड बहुत तेजी से रिवाइज कीजिए, ये बड़ी आसानी से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर यहाँ पर लिखा है, ग्रेव्स डिजीज यहाँ पर लिखा है, तो मुझे उम्मीद है। और ये लास्ट लाइन भी देख लीजिए, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो मैं अब आपको बता रहा हूं पैराथायराइड के बारे में। तो अगला जो ग्लैंड हम कर रहे हैं वो पैराथायरॉयड है। तो ध्यान से समझिएगा, पैराथायरॉयड 4 होते हैं और जो थायराइड ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। सो ऐसा समझ लेते हैं, मान लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है। सो मान लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है, इसके 2 लोब्स हैं। तो इस तरह से आप थायराइड ग्लैंड देख रहे हैं, तो इसके पीछे वाले सरफेस पे आपको 4 पैराथायराइड ग्लैंड दिखाई देंगे। और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड हैं ये एम्बेडेड होते हैं थायराइड के अंदर। उसके बैक सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस पे 2 इन ईच लोब, 2 इन ईच लोब। ध्यान दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स कितने हैं? 4। दे आर एम्बेडेड विद इन द थायराइड, 2 इन ईच लोब। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। जो हार्मोन है उसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन, बड़े ध्यान से बात समझिएगा, इस हार्मोन का नाम क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन। देखिए इसका फंक्शन समझिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से फंक्शन समझिए। जब भी बॉडी में
तो ये हाइपर कैल्सीमिक है। पहले तो ये लिख लेते हैं कि ये हाइपर कैल्सीमिक है, इसका मतलब ये ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करता है। ये काम मेन हो गया पैराथायराइड हार्मोन का। तो पहली तो बात ये समझ में आ गई हमको। अब आगे देखते हैं, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, मैं इसको पीटीएच लिखूंगा। तो जैसे ही बॉडी में ब्लड कैल्शियम कम हुआ, तो मान लीजिए ब्लड कैल्शियम क्या हुआ, कम हुआ, तो बॉडी ने क्या रिलीज किया, पैराथायराइड हार्मोन इज सिक्रीटेड। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, इसके दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये है कि ये एक्टिवेट करता है कोलेकैल्सिफेरॉल को। कोलेकैल्सिफेरॉल, इसका मतलब है एक्ट करता है किसके ऊपर, इनएक्टिव विटामिन डी को कन्वर्ट करता है एक्टिव विटामिन डी में। तो एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। दूसरी चीज, ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को, और ऑस्टियोक्लास्ट बोन से रिमूव करते हैं कैल्शियम को। बोन से कैल्शियम को रिमूव करते हैं, और ये कैल्शियम फिर किस में आ जाता है, ब्लड में, और ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। तभी हमने कहा कि ये हाइपर कैल्सीमिक है। दूसरा काम ये है कि ये एक्टिवेट करता है विटामिन डी को, और विटामिन डी फिर स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल एपिथीलियम को, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के एपिथीलियम को नेफ्रॉन में। यहां से आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं कैल्शियम को, यहां से क्या शब्द आएगा, रीएब्जॉर्ब कर पाते हैं कैल्शियम को, और दोनों फंक्शन से फिर ब्लड कैल्शियम बढ़ेगा। सो ब्लड कैल्शियम क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपने फिर देखा कि ये हाइपर कैल्सीमिक है। तो बड़े ध्यान से देखिए, हमने ये कहा कि पैराथायराइड हार्मोन कब सिक्रीट होता है, जब ब्लड कैल्शियम डिक्रीज होता है। ये दो काम करता है, एक तो एक्टिव कर देता है विटामिन डी को, दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन से कैल्शियम रिमूव करते हैं, कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ये एक्टिव विटामिन डी जाकर के इंटेस्टाइनल एपिथीलियम और पीसीटी एपिथीलियम पे एक्ट करता है, जिससे आप एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं कैल्शियम को, और इसकी वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दो कंडीशंस आपसे वो पूछेंगे यहां पर। एक तो आपसे ये पूछेंगे कि पैराथायराइड हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, और अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर पैराथायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, तो ये तय है कि ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, इसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो नर्व है उसकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से देयर वुड बी मसल कॉन्ट्रैक्शंस, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन आपस में जुड़ सकते हैं, इसको हम कहते हैं टेटनी। सो कई बारी हम लोग ये कहते हैं कि पैर में नस पे नस चढ़ गई, तो वो बेसिकली ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया है। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि मसल में स्पाज्म आएगा, वो कैल्शियम की कमी से हो रहा है। आगे देखिए, अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, हाइपर सिक्रीशन हुआ पैराथायराइड हार्मोन का, तो आप समझ सकते हैं बोन से कैल्शियम ज़्यादा निकाल लिया जाएगा, और बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक। बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक, और इसकी वजह से बार बार फ्रैक्चर्स होंगे। तो ये निशान फ्रैक्चर का है, हैशटैग नहीं है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई। अगर पैराथायराइड हार्मोन की कमी हुई तो टेटनी, और अगर ज़्यादा हुआ तो ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो ये बिल्कुल आप देखिए, आपका मैंने यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड भी करा दिया, और आपको ये समझ में आ गया कि ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। देखिए, इस वीडियो में जो लास्ट काम मैं आपको करा रहा हूँ वो थाइमस है। तो देखिए, थाइमस के बारे में 2-3 क्वेश्चन बहुत कॉमन है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कि वो कौन सा ग्लैंड है जो एज के साथ साइज में रिग्रेस करता है, तो उसका आंसर है थाइमस। सो थाइमस जो है वो यंग एज में, बर्थ के आसपास उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा।
पहले तो ये याद रखिए। फिर धीरे धीरे इसका वेट क्या होना शुरू होता है, कम। और एडल्ट में जो है वो थाइमस का वेट बहुत कम रह जाता है। सो मैं तो सीधा ही एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो मेरे हिसाब से सबसे कॉमनली पूछा जा सकता है कि इसका जो साइज है इट रिग्रेसेस विद एज। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इट इज लोकेटेड इन मीडियास्टाइनम, चेस्ट में दोनों लंग्स के बीच में। इधर देखिए ये थोरैक्स है, अगर ये डायफ्राम है तो इसे थोरैक्स कहेंगे। तो यहां पर एक लंग, यहां पर एक लंग, इस जगह को मीडियास्टाइनम कहते हैं। इसमें हार्ट होता है और हार्ट के वेंट्रल क्या मिलेगा आपको, थाइमस। सो थाइमस इज प्रेजेंट इन मीडियास्टाइनम, वेंट्रल टू हार्ट और अयोटा, इसके वेंट्रल। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इस हार्मोन को हम ये कहते हैं, इनको हम एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, इन्हें हम कहते हैं थाइमोसिन्स। और ये जो थाइमोसिन्स हैं ये इनके काम के लिए बहुत जरूरी हैं, लिम्फोसाइट्स। अब देखिए बड़े ध्यान से, थाइमस में टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन ये किस में होता है, थाइमस में। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस शब्द को आप प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। टी लिम्फोसाइट्स में टी का मतलब ही थाइमस है, और थाइमस एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इट इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वहां है जहां पर ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो एक तो बोन मैरो प्राइमरी है, एक थाइमस प्राइमरी है। तो हमने ये कहा कि टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब ही क्या है, थाइमस है, और यहां पर क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। मुझे उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज आप जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट में एक टी हेल्पर सेल है जो कि बी सेल को भी स्टिमुलेट करते हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो इसीलिए इसका असर ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे भी पड़ेगा और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे भी पड़ेगा, दोनों पर असर पड़ेगा, क्योंकि टी हेल्पर सेल इन्वॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थाइमस और इम्यूनिटी के बीच में रिलेशनशिप समझ में आया। थाइमस में आपको फिर याद दिला रहा हूं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और आप ये समझ लीजिए यहां पर टी लिम्फोसाइट्स प्रोसेस होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीधा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उनका जो टी हेल्पर सेल है वो जब बी सेल को स्टिमुलेट करता है तो उससे ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। तो हर तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थाइमस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और क्योंकि थाइमस एज के साथ रिग्रेस करता है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ओल्ड एज में इम्यूनिटी क्यों कम होती है। अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें मॉर्टेलिटी ओल्डर एज ग्रुप में क्यों है, क्यों इम्यूनिटी कम कही जाती है इनकी, क्यों कैंसर ज्यादा होते हैं ओल्ड एज में, क्यों ट्रिवियल इन्फेक्शंस भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं ओल्ड एज में। उसकी एक वजह आपके सामने दिख रही है कि थाइमस साइज में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो ये है कि थाइमस में भी दो लोब्स होते हैं। थाइमस में भी दो लोब्स होते हैं और बीच में कुछ ग्रेनुलर टिश्यू के आइलैंड्स होते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये क्या है, ग्रेनुलर टिश्यू का आइलैंड है, इसे हम कहते हैं हेसाल्स कार्पसल्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, हेसाल्स कार्पसल्स। ये किस में देखने को मिलते हैं, थाइमस में। तो ये यहां पर, अब ये देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया है। तो मैंने क्या क्या कराया है, 22.2.3 पीनियल ग्लैंड मैंने आपको करा दिया, 22.2.4 थायराइड ग्लैंड मैंने आपको करा दिया, 22.2.5 पैराथायराइड ग्लैंड मैंने करा दिया, और 22.2.6 थाइमस मैंने करा दिया। अब मैं आपको अगले वीडियो में एड्रिनल और पैंक्रियास ये दो कराऊंगा, और ये गोनैड्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में एक और वीडियो में हार्मोन्स जो बाकी जगह के हैं और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अगले दो वीडियोस में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। आप अब लाइन टू लाइन पढ़िए एनसीईआरटी की, इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, यू आर नॉट बाउंड बाय एनी क्लास, फिजिकल क्लासरूम। ये वीडियो अब आपके पास अवेलेबल है, आप इसको 25 बार देखिए, 50 बार देखिए। अब बड़े आसानी से अपने हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बेटे प्लीज पढ़ते रहिए, टुगेदर वी विल डू इट वेरी वेरी वेल। बड़ी आसानी से हम इस एग्जाम को आपके लिए बहुत ही सिंपल कर देंगे। डू नॉट वरी एट ऑल। आप अपनी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़िए। थैंक यू सो मच।
प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।